नमस्कार, आदाब। मैं शरी यासिर, स्वागत है आपका सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। मोदी सरकार के पास संविधान संशोधन के लिए नहीं है नंबर, आखिर कैसे पूरा हो पाएगा वन नेशन वन इलेक्शन का सपना। ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कहा केंद्र सरकार की गैर जिम्मेदाराना गतिविधियों की वजह से बंगाल में आ रही है बाढ़। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के साथ 5 नेता लेंगे शपथ, एक नया नाम। अखिलेश यादव ने साधा निशाना, कहा क्या एक राष्ट्र एक चुनाव भी महिला आरक्षण की तरह ही है एक जुमला। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट का जताया आभार। बिहार के नवादा में 80 घर जलाए जाने पर लालू यादव की आई प्रतिक्रिया। सऊदी क्राउन प्रिंस ने इजराइल को दिया अल्टीमेटम, का फिलिस्तीन को दे स्वतंत्र राज्य का अधिकार। कनाडा ने भारत सरकार पर लगाया गंभीर आरोप, कहा इंडिया फंडिंग के जरिए हमारी संसद में भेज रहा है अपने लोग। अब समाचार विस्तार से। मोदी कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव योजना पर आगे बढ़ते हुए चरणबद्ध तरीके से लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भी एक देश एक चुनाव का वादा किया था। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने की जानकारी देते हुए कहा है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों को आगे बढ़ाने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा और अगले कुछ महीनों में देश भर के विभिन्न मंचों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। किस तरीके से देखते हैं उसमें उसी में तो कन्फ्यूजन दिखता है। अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने की बात सिर्फ होती तो बहुत आसान होता और मुझे लगता है वो कराया जा सकता था, जैसा कि सरकार ने क्लेम किया है कि 2029 में हम करा लेंगे, क्योंकि उसमें कम अमेंडमेंट्स करने हैं और हो सकता है अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने साथ ले लेते हो तो हो सकता है। जब आपने पंचायत और लोकल बॉडीज उसमें जोड़ दी तो हर स्टेट का अलग कानून है जिसके तहत वो चुनाव होते हैं, लोकल बॉडीज के, पंचायत के और नगर पालिका के, और उस कानून में संशोधन करने का अधिकार आपको नहीं है। वो सिर्फ राज्य सरकार और विधानसभा को है, और कई राज्यों में आपकी सरकार नहीं है, डीएमके की है, टीएमसी की है, जेडीयू की है, चंद्रबाबू नायडू की है, सब अलग अलग हैं। ये तो वो लोग आपकी बात मानेंगे, अमेंड करेंगे या नहीं करेंगे, ये डाउटफुल है। तो इसलिए उसको साथ लेने से इसका इम्प्लीमेंटेशन बड़ा दुरूह दिख रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेरा ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी को दी गई धमकियों पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी पर सवाल उठाया और पूछा है कि विपक्षी नेता पर अपशब्द कहने वाले पार्टी के सदस्यों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। पवन खेरा ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से भाजपा के कई नेता राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा को एक कड़ा संदेश देते हुए दावा किया है कि उसे जल्द ही एहसास हो जाएगा कि उसका नफरत का बाजार कभी भी राहुल गांधी द्वारा समर्थित मोहब्बत की दुकान सिद्धांत का सामना नहीं कर पाएगा। क्या दुश्मनी? आपको दुश्मनी यह है कि उस जीभ से न्याय की बात निकलती है, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, और यह बात भारतीय जनता पार्टी को नागवार गुजरती। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में यह समझ गई है कि नफरत का बाजार कितना भी बड़ा हो, मोहब्बत की एक दुकान काफी होती है उस बाजार को खत्म करने के लिए। राहुल गांधी ने वो करके दिखाया है। यही दुश्मनी है इनकी राहुल गांधी से। कौन बोल रहा है ये सब, वो आप सब देख रहे हैं। बुलवा कौन रहा है, चुप कौन है, क्यों बुलवा रहा है, क्यों चुप है, ये सवाल पूरे देश के दिमाग में है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व एकदम चुप है। क्या वही बुलवा रहे हैं? और क्यों बुलवा रहे हैं? ताकि एक ऐसा माहौल बने जहां हिंसा की कोई ऐसी वारदात को ये लोग अंजाम दे सके। ये साजिश हो रही है। इस साजिश में कौन कौन शामिल है? क्या वो भी शामिल है जो बुलवा रहे हैं? क्या वो भी शामिल है जो चुप है? ये देश जवाब मांग रहा है। प्रधानमंत्री जी, अब चुप्पी से काम नहीं चलेगा। पूरा विश्व देख रहा है कि इस देश के नेता प्रतिपक्ष को देश की सत्तारूढ़ पार्टी जान से मारने की धमकी दे रही है और प्रधानमंत्री चुप है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्रीनगर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि कल यहां पर वोटिंग हुई,
जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भागीदारी की। पहली बार दहशतगर्दी के साए के बिना वोटिंग हुई है। उन्होंने यहाँ के राजनीतिक खानदानों पर हमला करते हुए कहा है कि कश्मीर की बर्बादी के लिए 3 खानदान जिम्मेदार हैं। पीएम ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में इस समय जमहूरियत का त्योहार चल रहा है। लोग बड़ी तादाद में घर से वोट देने के लिए बाहर निकल रहे हैं। सभी ने खुले मन से वोट भी दिया है। कई सीटों पर वोटिंग के रिकॉर्ड भी टूटे हैं। आप लोगों ने एक नया इतिहास रचा है। हम सबका मकसद जम्मू कश्मीर की तेज तरक्की है। जम्मू कश्मीर की तेज तरक्की का जज्बा और बुलंद करने का पैगाम के साथ मैं आज आपके बीच आया हूं। मैं देख रहा हूं आज मेरे कश्मीर के भाई बहन खुशामदीद पीएम कह रहे हैं। मैं भी तो तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, जम्मू कश्मीर में इस वक्त जमहूरियत का त्योहार चल रहा है। कल ही यहां 7 जिलों में पहले दौर की वोटिंग शुरू हुई। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इस संकल्प पत्र को बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जारी किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि अगर हमने हरियाणा की सत्ता में एक बार फिर वापसी की तो 50,000 स्थानीय युवाओं को रोजगार देंगे। साथ ही हम किसानों के लिए भी विशेष काम करने की योजना के तहत कुल 25 फसलों का एमएसपी घोषित करेंगे। हम लोगों ने तय किया है कि सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रति माह 2100 रुपए का 2100 रुपए का सहायता प्रदान की जाएगी। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हमने वादा किया है कि 1 लाख बच्चों को हम नौकरी देंगे। विधवाओं को 5,000 हर महीने मिलेगा। गरीबों को 12 सिलेंडर हर साल मिलेंगे। हम जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाकर रहेंगे। सारा गठबंधन एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध करेगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, अनेकता में एकता। अगर आप अनेकता नहीं मजबूत करेंगे तो एकता कहां से आएगी? एकता को मजबूत करने के लिए अनेकता मजबूत करनी जरूरी है। दिल्ली की गद्दी को मजबूत नहीं करना, पहले रियासतों की गद्दी मजबूत करनी है। अगर रियासत कमजोर होगी तो दिल्ली कैसे मजबूत होगा, ये इनकी समझ में नहीं आता। 370 वापस आएगा? 370 को वक्त लगेगा, वक्त लगेगा। वो कोर्ट्स में जाना पड़ेगा, हर जगह जाना पड़ेगा, आएगा एक दिन। लोग ये हम लोगों ने ही किया था, महाराजा हरि सिंह साहब ने किया था 1927 में, जब पंजाब था, पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं था। डर ये था कि जम्मू के लोग गरीब हैं और उन पर कब्जा कर लेंगे पंजाबी, वो खा जाएंगे सारा कुछ और जम्मू में कुछ नहीं रहेगा। नौकरियां, क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे थे, वही नौकरियां भी ले जाएंगे, सारे काम वही करेंगे और जम्मू कहीं का नहीं रहेगा। शिवसेना एकनाथ शिंदे विधायक संजय गायकवाड़ ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दिया है, जिससे पूरे देश में राजनीति गर्मा गई है। महाराष्ट्र के बुलडाना से विधायक गायकवाड़ ने राहुल गांधी के अमेरिका दौरे के दौरान आरक्षण को लेकर दिए गए उनके बयान की आलोचना करते हुए एक विवादित बयान दिया है। बहुत गलत बात राहुल जी के बारे में करते हैं, इसलिए मैंने परसों के दिन कहा था कि राहुल गांधी जी ने जो स्टेटमेंट किया है कि बाबा साहब ने दिया हुआ आरक्षण खत्म करना है, तो अगर उनकी जो जुबान छट के लगा उस समय 11 लाख का इनाम दूंगा, ये जो बात मैंने कही थी। मैं आज दूसरी घोषणा करता हूं कि उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है, संविधान का अपमान किया है, सारे देश के पीड़ित समाज का अपमान किया है। उन्होंने मुंबई के चैत्य भूमि में जाकर वहां माथा टेकना या नागपुर के दीक्षा भूमि में माथा टेकना और बाबा साहेब आंबेडकर जी की वहां पे माफी मांगना, अगर वो ऐसा करते हैं तो जो मैंने घोषणा की है वो घोषणा मैं
मेरे अल्फाज वापस लेता हूँ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि मुझे नहीं पता केंद्र सरकार दामोदर घाटी निगम के साथ इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रही है। उन्होंने बंगाल में सारा पानी छोड़ दिया है। केंद्र सरकार की गैर जिम्मेदाराना गतिविधियों की वजह से बंगाल में बाढ़ क्यों आएगी? मुझे खेद है, लेकिन ये बंगाल का पानी नहीं है, ये झारखंड का पंचायत का पानी है जो केंद्र सरकार के संगठन डीवीसी से आ रहा है। इससे पहले बीते दिनों ममता ने कहा था कि 2009 के बाद से इस मात्रा में अब तक कभी पानी नहीं छोड़ा गया। मैंने उनसे अनुरोध किया था कि अधिक मात्रा में पानी ना छोड़ा जाए। इसके बावजूद 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। हम डीवीसी के इस रवैये से नाराज हैं। ये मानव निर्मित बाढ़ की स्थिति बनाई गई। घोटाले को लेकर केंद्र सरकार के पास मास्टर प्लान की अर्जी दी गई, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। राज्य सरकार की ओर से डीपीआर की व्यवस्था की जा रही है। ये 1,500 करोड़ का प्लान है। पश्चिम बंगाल और झारखंड में भारी बारिश के बाद बांधों से पानी छोड़े जाने के बाद पश्चिम बंगाल के हावड़ा, हुगली, बीरभूम, पश्चिम मिदनापुर, पूर्वी मिदनापुर, झारग्राम, बांकुरा, पुलुरिया, पश्चिम वर्धमान और पूर्वी वर्धमान जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सलाहकार अल्पन बंदोपाध्याय ने कहा कि भारी बारिश हुई है और डीवीसी दामोदर नदी में पंचेत बांध और बाराकर नदी पर मैंथन बांध से पानी छोड़ रहा है। पश्चिम बंगाल के गंगा तट पर बने गहरे दबाव के कारण सप्ताहांत और सोमवार को दक्षिण बंगाल में भारी बारिश हुई। मौसम प्रणाली सोमवार को झारखंड की ओर बढ़ गई। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम और उचाना विधानसभा सीट से जेजेपी उम्मीदवार दुष्यंत चौटाला से बहस करने वाले कबड्डी खिलाड़ी काला देर रात जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। कबड्डी खिलाड़ी को गुल्हा चीका के सरकारी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद कैथल रेफर कर दिया गया है। आरोप है कि दुष्यंत चौटाला के समर्थकों ने लाठी डंडों और गड़ासियों से कबड्डी खिलाड़ी पर हमला किया है। फिलहाल वो खतरे से बाहर हैं। कबड्डी खिलाड़ी काला का आरोप है कि दुष्यंत चौटाला के समर्थकों ने उस पर हमला किया है। काला ने कहा कि जब से उसने दुष्यंत चौटाला का विरोध किया है तब से उनके समर्थक मुझे धमकी दे रहे थे। बुधवार को दुष्यंत चौटाला अपने उम्मीदवार के समर्थन में गोला चीका में चुनाव प्रचार के लिए आए थे। तब हरिगढ़ गांव में कबड्डी खिलाड़ी ने दुष्यंत चौटाला का जमकर विरोध किया था। दुष्यंत चौटाला के विरोध का वीडियो भी सामने आया था। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से प्रचार कर रही हैं। कई जगहों पर बीजेपी और जेजेपी नेताओं के विरोध की तस्वीरें भी सामने आई हैं। इसी कड़ी में जब दुष्यंत चौटाला गोका चीका विधानसभा जेजेपी उम्मीदवार के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे थे, तब हरिगन गांव में कबड्डी खिलाड़ी ने उनको खरी खोटी सुनाई थी, जिसके बाद कबड्डी खिलाड़ी काला पर हमला किया गया। मामले में अब तक पुलिस का बयान नहीं आया है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राजौरी विधानसभा क्षेत्र के लिए इफ्तिखार अहमद को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया। उन्होंने कहा कि हमारे उम्मीदवार एक युवा हैं और उनके पक्ष में माहौल है। लोग कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को पसंद कर रहे हैं और हम बड़ी बहुमत से सरकार बनाएंगे। पायलट ने केंद्र के भाजपा की 10 साल की सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा को बताना होगा कि उन्होंने जम्मू और कश्मीर को क्या दिया है। इन 10 सालों में उन्होंने लोगों के अधिकार से वंचित रखा है। आज जो चुनाव हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। केंद्र सरकार नहीं चाहती थी कि यहाँ चुनाव हो, लेकिन चुनाव होंगे और परिणाम हमारे पक्ष में होंगे। राजौरी विधानसभा क्षेत्र से हमारे कैंडिडेट इफ्तिखार चौधरी जी हैं। नौजवान को पार्टी ने मौका दिया है और जो माहौल है वो उनके पक्ष में है। कांग्रेस और अलायंस को जनता पसंद कर रही है और भारी बहुमत के साथ हम लोग यहाँ सरकार बनाएंगे। नरेंद्र मोदी आज आ रहे हैं कैंपेन करने के लिए जम्मू कश्मीर। नहीं, 10 साल से सरकार केंद्र में बीजेपी की है, उनको जवाब देना पड़ेगा कि आपने जम्मू कश्मीर को दिया क्या है। 10 सालों के अंदर आपने स्टेटूट छीना है, लोगों को अपने राइट से वंचित किया है। आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ चुनाव हो रहा है। केंद्र सरकार नहीं चाहती थी चुनाव यहाँ पर हो, चुनाव होगा और परिणाम जो हमारे पक्ष में आएंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो के रूप में 7 गारंटियां जारी की हैं। इसको लेकर जेजेपी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि ये तो वही घोषणा पत्र जो कर्नाटक, राजस्थान और अनेक राज्यों में कांग्रेस की ओर से घोषित किया गया था। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हैरानी की बात है कि कांग्रेस जातीय जनगणना की बात करती है, लेकिन कर्नाटक में आज उन्हीं की सरकार होते हुए वहां जातिगत जनगणना नहीं हो पा रही है। ये तो वही घोषणा पत्र है जो कर्नाटका में, जो राजस्थान के अंदर, जो और स्टेटों के अंदर जैसे आंध्र प्रदेश है, इनने घोषित किया था, तेलंगाना में घोषित किया था।
बड़े हैरानी की चीज है, कास्ट सेंसस की बात करती है। कर्नाटका में तो आज कांग्रेस का शासन है, कास्ट सेंसस आज तक क्यों नहीं ला पाई? क्यों नहीं पब्लिक करती डोमेन के अंदर कि वहां पर कास्ट किस तरह बाइफरकेटेड है? और वहीं दूसरी ओर पर एक चीज सिरसा में बड़ी अद्भुत हुई, देश की अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का कैंडिडेचर विड्रॉ करवा लिया। और एक चीज साबित होगी कि 4 दिन पहले जिस गोपाल कांडा ने बीजेपी की सरकार बनाने का बात करी थी, नल्लो के साथ गठबंधन, बसपा के साथ गठबंधन किया था, आज पर्दे के पीछे बीजेपी, आईएनएलडी, हलोपा और बीएसपी मिलकर चुनाव लड़ रही है। और सिरसा वहीं आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी 21 सितंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसी के साथ अब ये चर्चा भी चरम पर है कि उनके साथ आम आदमी पार्टी के कौन कौन से विधायक मंत्री के रूप में शपथ लेंगे, क्योंकि कुछ महीनों के बाद विधानसभा चुनाव होने की वजह से इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि सभी वर्गों के लोगों को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिले। इसी बीच सूत्रों ने बताया है कि दिल्ली में गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज और इमरान हुसैन कैबिनेट मंत्री की शपथ लेंगे। नए चेहरे के तौर पर मुकेश अहलावत मंत्री बनेंगे। मुकेश अहलावत दलित समाज से आते हैं, सुल्तानपुर माजरा से आप विधायक हैं। अहलावत पहली बार के विधायक हैं। निवर्तमान मंत्रिमंडल में गोपाल राय, कैलाश गहलोत और सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन शामिल हैं। निवर्तमान केजरीवाल कैबिनेट में कोई भी दलित मंत्री नहीं था, इसलिए क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम ने एक बयान को लेकर विवाद में आने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके स्थान पर राजकुमार आनंद को मंत्री बनाया गया, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने मंत्री पद से त्याग दे दिया है। इसके बाद से अरविंद केजरीवाल सरकार में दलित समुदाय से कोई भी मंत्री नहीं था। दलित चेहरे के तौर पर विशेष रवि और कुलदीप कुमार का भी नाम सामने आया था, लेकिन रेस में अहलावत आगे निकल गए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव के पीछे केंद्र की मंशा पर सवाल उठाया और पूछा है कि क्या ये भी महिला आरक्षण की तरह एक जुमला है जिसे भविष्य के लिए टाल दिया जाएगा। सपा प्रमुख ने कहा है कि क्या महिला आरक्षण लागू होगा, क्या सरकार तैयार है, कब तक लागू होगा। वन नेशन वन इलेक्शन की रिपोर्ट 18,626 पेज की थी और इसे 191 दिनों में पूरा किया गया। इसी से पता चलता है कि किस तरह की चर्चा हुई होगी। देखिए, ये बड़ी साजिश है दरअसल आपको, हमको, सबको उलझाने में। आपको याद होगा महिला आरक्षण की बात हुई थी। क्या महिला आरक्षण लागू हो जाएगा? क्या सरकार इस बात के लिए तैयार है कि कब तक महिला आरक्षण लागू हो जाएगा? और फिर जो रिपोर्ट में बता रहे हैं कि 18,626 पेज थे, 18,626 पेजेस की रिपोर्ट थी ये, वन नेशन वन इलेक्शन, और 191 दिनों में पूरी हुई है ये पूरी। लगभग 100 पेजेस प्रतिदिन का आंकड़ा है अगर हम हिसाब किताब लगाएं तो। इसी से पता चलता है कि इसके बारे में कितना सतही पर दिखावटी चर्चा हुई होगी। तो सोचिए कितना चर्चा हुई होगी। अगर इतनी बड़ी रिपोर्ट थी 18,626 पेजों की, तो क्या चर्चा हुई होगी उस पर। दरअसल ये भाजपाई रिपोर्ट है जो तैयार हुई है। वन नेशन वन इलेक्शन। बुलडोजर कार्रवाई पर रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इसका स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि बुलडोजर का दुरुपयोग न होना चाहिए, बुलडोजर का स्टीयरिंग अच्छे लोगों के हाथों में होना चाहिए। हम सब लोग पूरे कांग्रेस के लोग यहाँ एकत्रित हुए और जो अत्याचार अन्याय सरकार कर रही है, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, कस्टडी में हत्याएं हो रही हैं, फर्जी उठाकर काउंटर कर रहे हैं, राम जन्मभूमि में बच्ची काम करने वाली उसके साथ दोनों लोग बलात्कार करते हैं। उसमें जो मुख्य अभियुक्त है वंश चौधरी, उसका जो पिता है वो भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष है नयन कमल चौधरी। और 16 तारीख की घटना, 2 तारीख को FIR दर्ज हो रही है। सोच सकते हैं पूरी प्रदेश के अंदर जंगल राज कायम है। सर, एक बड़ा अहम सवाल है,
सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया, उन्होंने कहा 1 अक्टूबर तक बुलडोजर बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा निर्णय, इसका दिल खोल के हम लोग स्वागत करते हैं और पूरी तरीके से बुलडोजर की चाबी निकाल लिया सुप्रीम कोर्ट ने। भारतीय जनता पार्टी उनके सहयोगी दलों का कहना है कि ये जो जनता इससे बहुत खुश रहती थी बुलडोजर न्याय से। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये बुलडोजर न्याय से वही लोग खुश हो सकते हैं जो जिनके अंदर हृदय नहीं है, जिनके दिल नहीं है। वो किसी एक व्यक्ति और आप न्यायालय अपने हाथे ले लेंगे, न्यायपालिका बनी है, न्यायपालिका निर्णय करेगी इसका। जम्मू कश्मीर में आज डंके की चोट पर जीत रहे हैं यार। बिहार के नवादा के महादलित टोला में आगजनी और फायरिंग की घटना पर खूब बयानबाजी हो रही है। इस घटना को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। वहीं इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम एक समिति बना रहे हैं जो जांच करने के लिए वहां जाएगी। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस जघन्य कृत्य में शामिल लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और एक कमेटी भी जाके हम बना के और तुरंत रवाना कर रहे हैं। मनोज राम जी, राजेश राम जी उसमें सब ये होंगे, मेंबर हैं, और वो जाके जांच करेगी। और सरकार से हम मांग करते हैं कि ऐसे जो भी दरिंदे लोग हैं जो इस घटना में शामिल हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एक सवाल और है, एक देश एक चुनाव को लेकर के केंद्र सरकार ने कैबिनेट में मंजूरी दे दी है, कांग्रेस का क्या इस पर? अरे भाई, अभी 4 इलेक्शन था तो 2 इलेक्शन तो एक साथ करा नहीं पाया, और ये क्या वो 1 इलेक्शन 1 नेशन का झूठ का तो यही, कभी मंदिर के नाम पर, कभी इधर कभी उधर। जन साधारण के इशूज को, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है। बिहार के नवादा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महादलित टोला में बुधवार की रात करीब 80 घर जला जाने के मामले में अब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। लालू यादव ने केंद्रीय मंत्री पर हमला करते हुए कहा है कि जीतन राम मांझी भ्रमित कर रहे हैं। हम देखेंगे कौन समाज के लोग थे और ये घटना क्यों हुई। आरजेडी सुप्रीमो ने 1 नेशन 1 इलेक्शन पर भी कहा है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी घबराहट में देश को गुमराह कर रहे हैं, ये संभव नहीं है। बहुत गलत है ये, अगर ऐसा हुआ है तो कोई कानून व्यवस्था नहीं है बिहार में। नीतीश कुमार फेल है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 1 नेशन 1 इलेक्शन पर कोविंद समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। केंद्र सरकार के इस कदम को लेकर सियासत तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने इस प्रस्ताव पर ऐतराज जताया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के पास कुछ बचा नहीं है, इसलिए वो इस तरह के कदम उठा रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की झूठी आलोचना कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के पास कुछ बचा नहीं है, केवल राहुल जी की झूठी आलोचना, झूठ बोलना, यही अब बचा है। देखिए ये कितना प्रैक्टिकल है। आज किसी सरकार का नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए और भंग करनी पड़े तो क्या करेंगे? तो ये इम्प्रैक्टिकल बात है। मोदी जी का एक और ये खिलौना है सबको उलझाने के लिए। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने फिलिस्तीन की आज़ादी की बात उठाई है। उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब स्वतंत्र फिलिस्तीनी देश के बिना इजराइल को मान्यता नहीं देगा। इसके अलावा उन्होंने फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ इजरायली कब्जे की भी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि सऊदी किंगडम एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी देश के मांग का समर्थन करता है। इसकी राजधानी पूर्वी यरूशलेम होगी। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि फिलिस्तीन की आज़ादी के बिना सऊदी किंगडम इजराइल के साथ संबंध स्थापित नहीं करेगा। अमेरिका काफ़ी समय से दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया था। इस हमले के बाद इस योजना को झटका लगा है। इजराइल के करीब जाना सऊदी अरब की पॉलिसी में बड़े बदलाव के तौर पर देखा गया था। हमास के हमले में सबसे पहले सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने संकेत दिए थे कि सऊदी अरब इजराइल के साथ एक समझौते के करीब पहुंच रहा है। अमेरिका काफ़ी समय से इन दोनों देशों के बीच संबंध ठीक कराने में लगा हुआ था। इस दौरान सऊदी अरब ने अमेरिका के सामने शर्त रख दी थी कि इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने के बदले वो उनके साथ एक रक्षा समझौता करे। भारत और कनाडा के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ता दिख रहा है। दरअसल कनाडा सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस का कहना है कि
चीन और भारत अवैध फंडिंग और दुष्प्रचार अभियान चलाकर उनके देश के प्रवासी समुदायों को प्रभावित करते हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत ने कनाडा की अंदरूनी राजनीति में भी हस्तक्षेप किया है। वो फंडिंग और अन्य मदद करके अपने पसंद के नेताओं को कनाडा की संसद तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इस रिपोर्ट में भी दावा किया गया है कि भारत सरकार कनाडा के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने और खालिस्तान आंदोलन के लिए समर्थन को कमज़ोर करने की कोशिश में बड़ी भूमिका निभा रही है। द ग्लोबल एंड मेल के मुताबिक भारत में कई आरोप लगाने वाली इस रिपोर्ट को CSIS ने कंट्री समरीज नाम दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार अपनी पसंद के उम्मीदवारों को मदद करती है। इसमें नामांकन प्रक्रिया में हस्तक्षेप भी शामिल है। भारत सरकार यहीं से दखल की शुरुआत करती है। कनाडा की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये खुलासा सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों और संघीय विभागों से मिली जानकारी के आधार पर किया गया है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दी इजाजत। बाकी खबरों के लिए अपने रहें सियासत टीवी के साथ।